हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइफॉइड फ़ीवर के बारे में। तो ये जो फ़ीवर होता है, टाइफॉइड जो होता है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि इन्फेक्शियस होती है। इन्फेक्शियस का मतलब क्या कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ईज़िली क्या हो सकती है, फैल सकती है। मतलब अगर किसी एक पर्सन को हो रखा है तो वो हो सकता है कि किसी ना किसी वजह से जो भी इसके जो कैरियर होते हैं या फिर ट्रांसमिशन कैसा होता है, तो उसके थ्रू ये एक पर्सन से दूसरे जो पर्सन है उनमें भी ये हो सकता है। इसीलिए हम इसे इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। और ये फैलता आपका किससे है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो ये आपका किससे फैलेगा? बैक्टीरिया से। तो इसके पीछे की एक स्टोरी है जो कि बहुत छोटी सी स्टोरी है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, बट मैं आपको इन शॉर्ट उसे बता देती हूँ। तो एक लेडी थी जिनका नाम था मैरी मेलोन, और वो खाना बनाने का काम करती थी, यानी मेड थी और वो खाना बनाती थी। तो उनके अंदर ये बैक्टीरिया था जो कि टाइफॉइड को कॉज करता है। और इस तरह से वो क्या थी, बहुत सारे जैसे कि वो खाना बनाती थी तो उनसे क्या होता था, ये जो फूड थे वो भी क्या होते थे, कॉन्टामिनेट होते थे, उनमें भी ये बैक्टीरिया चले जाते थे। और जिसकी वजह से जो जो भी उस खाने को खाता था उन्हें ये जो फीवर है आपका टाइफॉइड ये हो जाता था, जिसकी वजह से बहुत लोगों की इसमें डेथ हो गई। तो इस तरह से ये जो स्टोरी थी ये चली। बाद में उन्होंने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि वो कैरियर है, और फिर इसी के वजह से उनका नाम टाइफॉइड मैरी के नाम से उन्हें जाना जाने लगा। तो ये कहानी थी इसकी छोटी सी। तो यहाँ पे हम इसके सारे थ्योरी पार्ट्स देखेंगे। इनमें डिफरेंट चीज़ें जितनी भी होती हैं, जैसे कि किस वजह से फैलता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन, लोकेशन क्या होगा, सिम्टम्स क्या होंगे, तो सारी चीज़ें हम एक एक करके इसमें स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़। तो ये बैक्टीरिया के थ्रू अगर कोई डिजीज़ हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? बैक्टीरियल डिजीज़। उसके बाद से देखते हैं इसका कॉजेटिव एजेंट्स क्या इसमें हो सकते हैं। पहली चीज़ क्या है इसमें? साल्मोनेला टाइफी। तो ये मोस्ट कॉमन आपको देखने को मिलता है कि जो साल्मोनेला टाइफी होता है ये बैक्टीरिया आपके टाइफॉइड फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड बैक्टीरिया आप देखेंगे साल्मोनेला पाराटाइफी। तो दो तरह के यहाँ पे आपने बैक्टीरिया देखे। अब इनका लोकेशन देख लेते हैं कि आपके किस बॉडी पार्ट्स में या किस ऑर्गन पे ये ज़्यादा आपको अटैक करते हैं। तो इसका लोकेशन क्या होगा? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट आपका जो देखने को मिलता है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन पे होता है। ऑल्सो इन आवर ब्लड स्ट्रीम। तो ये ब्लड स्ट्रीम में भी चले जाते हैं। ऑब्वियस बात है कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे जो ब्लड है क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम, यहाँ पे जितने भी फूड आप डाइजेस्ट करते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब से क्या होता है, वो एब्जॉर्ब करके कहाँ जाते हैं? आपके ब्लड स्ट्रीम में। तो ये जो बैक्टीरिया है ये भी कहाँ चले जाएंगे? आपके ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे तो फिर आपके डिफरेंट ऑर्गन्स पे भी ये अटैक करते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें आप देख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया एंड जो आपका ब्लड स्ट्रीम है वो। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन क्या क्या हो सकता है, किस तरह से ये फैलता है, ये चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे। तो कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर। कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर मतलब कि जो भी दूषित जो पानी होता है या फिर आप खाना खाते हैं, अगर उसमें ये बैक्टीरिया है, दैट मीन्स कि वो जो फूड है या जो आप वाटर ले रहे हैं वो क्या है? कॉन्टामिनेटेड है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें लेते हैं तो क्या होता है, आपके बॉडी में वो चीज़ एंटर करेगी, और एंटर करेगी तो आपको टाइफॉइड फीवर जो है वो होना ही है। देन नेक्स्ट क्या है? पुअर हैंड हाइजीन। पुअर हैंड हाइजीन यानी कि बिना हाथ धोए खाना, या फिर कुछ भी इस तरह से बहुत लोगों की आदत होते हैं कि वो मुंह में उंगली डालते रहते हैं। तो ये सब जो आदत होते हैं इसके वजह से भी ये जो बैक्टीरिया है, इसके अलावा और भी बैक्टीरिया आपके अंदर एंटर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे स्पेशली हम टाइफाइड की बात करें तो यहाँ पे हम टाइफाइड के यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे और हम क्या देखते हैं? इन सम केसेस इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू एनल और ओरल सेक्स। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा आपको आप कह सकते हैं कि इस चीज़ को भले ही कोई ज़्यादा नोटिस नहीं करे, बट ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण होता है आजकल, क्योंकि जो एनल सेक्स हो गया या ओरल सेक्स हो गया, इनके वजह से भी आप में जो ये बैक्टीरिया है वो ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये भी मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन में ही आता है। तो आपने डिफरेंट चीज़ें देखी। मोस्ट कॉमन आपका यहाँ पे क्या होगा? ये जो कॉन्टामिनेटेड फूड आप देख रहे हैं और वाटर, ये सबसे ज़्यादा
जो होता है पॉपुलर है मोड ऑफ ट्रांसमिशन के लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं इसके क्या क्या सिम्टम्स आप में हो सकते हैं जो टाइफाइड फीवर है उसमें। तो अर्ली सिम्टम्स यानी कि जब शुरुआती स्टेज में आप में बैक्टीरिया एंटर करते हैं तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आप क्या क्या देख सकते हैं। हेडेक होगा, फीवर हो सकता है आपको, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो कई बार क्या होता है ना कि ये सब सिम्टम्स आपको नहीं भी शो हो, लेटर फॉर्म में आपको ये सब चीज़ें दिख सकती है। तो ये मोस्ट कॉमन चीज़ें होती है इसमें। क्या क्या हो गया, हेडेक हो गया, फीवर, एब्डोमिनल पेन एंड कॉन्स्टिपेशन। तो ये हमारे अर्ली सिम्टम्स होते हैं। आपको फीवर होगा, फीवर भी होता है तो इसमें आप धीरे धीरे क्या देखते हैं कि दिन पे जो आपकी फीवर है वो और ज़्यादा आपकी जो टेम्परेचर है, बॉडी की जो टेम्परेचर है और ज़्यादा राइज़ करते जाती है। जैसे जैसे जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई करेगा, ग्रो करेगा, फीवर का जो आप देखते हैं वो हाई होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको फीवर कब कब हो सकता है, इसमें आपको डे टाइम में बहुत ज़्यादा पीक पे मीन्स कि बहुत ज़्यादा आपको फीवर हो सकता है जब भी दोपहर का टाइम होता है, और फिर ग्रेजुअली फिर ये धीरे धीरे क्या होता है उतरता जाता है। कब, शाम के टाइम तक ये जो फीवर होते हैं ये धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी कि ग्रेजुअली ये इंक्रीज़ करता है। जैसे जैसे जो दिन है वो चढ़ता है उस तरह से ये फीवर भी चढ़ेगा और धीरे धीरे शाम के टाइम तक ये कम हो जाता है। तो इसमें फ़ीवर का भी बहुत ज़्यादा रोल है क्योंकि फ़ीवर इसमें बहुत मोस्ट कॉमन है। उसके बाद से लेट सिम्टम्स में आप क्या क्या देखेंगे, रोज स्पॉट्स ऑन द स्किन स्पेशली ऑन चेस्ट एंड एब्डोमिनल रीजन्स। तो रोज स्पॉट मतलब कि आपको छोटे छोटे स्पॉट्स नज़र आ सकते हैं। रेड कलर के स्पॉट्स जो होते हैं ऐसे आपको नहीं लगेगा कि ये क्यों निकल रहा है, बट इसके पीछे का कारण ये आपके टाइफाइड के फीवर हो सकता है। तो आपके चेस्ट में या फिर एब्डोमिनल रीजन पे यानी कि जो आपके जो पेट वाला साइड है या फिर चेस्ट वाला जो एरिया है तो इस साइड में आपको रेड कलर के स्पॉट्स नज़र आते हैं और इसमें ईचिंग भी होती है। तो ये हो गया आपका। देन नेक्स्ट क्या है, फीवर विद चिल। तो आपको ठंड भी लगती है इस फीवर में और आपका यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। और वीकनेस हो गया। अगर वीकनेस की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो वीकनेस क्यों होता है, अगर आपको भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट आप यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो लॉस ऑफ एपेटाइट है इसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, वीकनेस। ऑब्वियस सी बात है वीकनेस हो गई आपको, अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो आप में वीकनेस होंगे और फिर से आपका वेट लॉस भी होने लगता है। तो अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो ये सारी चीज़ें जो है ये कॉमन होती हैं। तो ये आपको देखने को मिलती है आपको टाइफाइड के जो फीवर होते हैं उसमें। नेक्स्ट क्या है, हेलुसिनेशन, देन वेट लॉस एंड ब्लडी स्टूल। हेलुसिनेशन का मतलब क्या, आपको फॉल्स परसेप्शंस होते हैं, मीन्स जो चीज़ें नहीं हैं वो भी आपको लगेंगी। तो इसमें स्पेशली आप क्या देखते हैं, आपको ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन हो सकता है या फिर गस्टेटरी ये हेलुसिनेशन हो सकता है। जो गस्टेटरी होता है उसमें क्या होगा कि आपको टेस्ट नहीं लगेगा। तो टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस आते हैं, टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा या फिर स्मेल आपको अच्छा नहीं होता है। तो ये दोनों तरह के जो हेलुसिनेशन है ये आपको देखने को मिलते हैं। और फिर वेट लॉस मैंने बताया आपको कि अगर भूख नहीं लगती है, खाना नहीं खाएंगे आप, तो फिर क्या होगा, आपका वेट लॉस होना ही है और वीकनेस आपको लगेगी ही। देन ब्लडी स्टूल भी इसमें होने लगता है क्योंकि यहाँ पे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशली बहुत ज़्यादा इस पर एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जिसकी वजह से उनके वॉल जो होते हैं उनमें आपको यहाँ पे ब्लड आते हैं, जिसकी वजह से आपके स्टूल में भी क्या होते हैं, ब्लड आते हैं। तो ये हो गया हमारे जितने सिम्टम्स होते हैं हमारे टाइफाइड के फीवर में, वो आपने देखा। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, मींस इन सब सिम्टम्स के वजह से या फिर जो ये जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से हमारे अदर जो वाइटल ऑर्गन्स है उन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। नहीं कह सकते हैं हम कि केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ये एंटर कर रहे हैं तो बस वहीं तक ये सीमित रहे, ऐसा नहीं है। ये बाकी ऑर्गन्स पे भी ये बुरा इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसमें क्या देखते हैं हम कॉम्प्लिकेशंस में, यहाँ पे आप देखते हैं इन्फेक्शन। तो आपको बहुत तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल हो या फिर और भी बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं। मेनली आपको ज़्यादा देखने को क्या मिलता है, यूटीआई हो सकता है। यूटीआई यानी कि आपके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं, इसमें मोस्ट कॉमन है। तो यूटीआई हो सकता है, बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं। निमोनिया भी हो जाता है बहुत सारे केसेस में, तो ये निमोनिया आपने देखा यहाँ पे। फिर ऑर्गन फेल्योर भी हो सकता है, जो बाकी के ऑर्गन्स है जैसे कि हमारे हार्ट हो गए, किडनी हो गई, इन सब ऑर्गन्स पे भी बहुत ही बुरा एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है इस फीवर की वजह से, आपकी जो बैक्टीरिया है टाइफाइड के उनकी वजह से। देन नेक्स्ट है सीवियर इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड ब्लीडिंग।
तो इंटेस्टाइन में अगर ये है तो क्या होगा, आपके इंटेस्टाइन की जो वॉल है उनमें छेद कर देते हैं। परफोरेशन का क्या मतलब हुआ, उनमें आपको पोर्स देखने को मिलता है। अगर ये आपका इंटेस्टाइन है तो इनकी वॉल्स पे आपको क्या होगा, छोटे छोटे मीन्स पोर्स बनना शुरू होते हैं। अगर पोर्स बनेंगे तो वहाँ से क्या होगा, आपका ब्लड जो होगा वो निकलेगा ही, और जिसकी वजह से आपके स्टूल में ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये सारे सीवियर केसेस में होते हैं। अगर अर्ली स्टेजेस में अगर इनका ध्यान दिया जाए, इनका ट्रीटमेंट कर लिया जाए, तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइफॉइड फीवर हैज़ डिफरेंट स्टेजेस। तो टाइफॉइड फीवर है तो इनमें डिफरेंट स्टेजेस क्या क्या हो सकते हैं, मीन्स कि जब आप में बैक्टीरिया एंटर करता है वहाँ से आप देखते हैं कि किस तरह से धीरे धीरे ये आपकी पूरे बॉडी पे कब्जा करता है, क्या क्या चीज़ें होती है आपकी बॉडी में, कौन कौन सी चीज़ें जो होती है वो बदलती हैं। तो पहली चीज़ हम देखते हैं कि बैक्टीरिया एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड कॉज द फर्स्ट सिम्टम्स सच एज हेडेक, बॉडी एक्स एंड फीवर। तो यहाँ पे आप देखते हैं जो बैक्टीरिया आपकी एंटर करता है कहाँ, ब्लड स्ट्रीम में, सबसे पहले कहाँ जाएगा, वो ब्लड स्ट्रीम में ही जाएगा। कैसे जाएगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो माइक्रोविलाइज है उनके थ्रू जैसे ही फूड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, तो उनके साथ ही बैक्टीरिया आपके ब्लड स्ट्रीम में भी चला जाता है एंड कॉज द फर्स्ट सिम्टम्स। फर्स्ट सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, पहला सिम्टम क्या कॉज करेगा, वो हेडेक, देन बॉडी एक्स एंड फीवर्स। तो आपको सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, बॉडी पेन भी होता है, स्पेशली आपका जो पैर वाला हिस्सा है, नीचे के हिस्से में ज़्यादा पेन होता है। देन फीवर, जो कि बहुत मोस्ट कॉमन है किसी भी बीमारी में। देन नेक्स्ट क्या है आपका, बैक्टीरिया मल्टीप्लाइज एंड कॉजेज मोर सिम्टम्स लाइक रैशेज, स्टमक पेन या एब्डोमिनल पेन, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, पहले तो आपके ब्लड स्ट्रीम में चले आए, उसके बाद से आप क्या करेंगे, ये धीरे धीरे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। अब कोई भी चाहेगा कि वो अपने एरिया को मीन्स क्या करे, इंक्रीज़ करे, अपने नंबर को इंक्रीज़ करे। तो यहाँ पे बैक्टीरिया भी वही काम करते हैं कि मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं और अदर सिम्टम्स भी आपको दिखाना शुरू कर देंगे, जैसे कि क्या क्या, रैशेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके सिम्टम्स में जो है रेड स्पॉट्स आने लगते हैं आपके एब्डोमेन पे या फिर चेस्ट वाले हिस्से में, तो यहाँ पे रैशेस हो गए, स्टमक पेन होगा, और फिर आपका जो डायरिया है एंड कॉन्स्टिपेशन, ये दोनों चीज़ें बहुत कॉमन होती है टाइफाइड में। तो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन ये आपको याद रखना है, मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है इसमें ये आएंगे। उसके बाद से थर्ड क्या है इसमें, इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड द बैक्टीरिया कैन कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशन सच एज इंटरनल ब्लीडिंग, इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड ऑर्गन फेल्योर। तो अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फैटल हो जाता है। तो ये क्या करेंगे, आपके जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है, किस तरह के सीरियस कॉम्प्लिकेशन करते हैं, आप में इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, जैसा कि जो इंटेस्टाइन है उसमें परफोरेशन अगर होंगे तो आप में इंटरनल ब्लीडिंग जो होने की संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। देन ऑर्गन फेल्योर, तो ऑर्गन फेल्योर भी होना बहुत ही आम बात है। अगर सीवियर केस है, आपने इसमें जो ट्रीटमेंट है उसमें लापरवाही की, तो ये बहुत ही ज़्यादा फैटल होता है। सो इसमें ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है और प्रिवेंशन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होती है इस तरह की जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनमें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका डायग्नोसिस आप कैसे करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन, मोस्ट कॉमन आप कह सकते हैं, वो किया जाता है हमारा विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ यहाँ पे। पहले ये चीज़ देख लेते हैं, अ टेस्ट टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज़ टू टाइफॉइड बैक्टीरिया इन योर ब्लड। तो विडाल टेस्ट में क्या किया जाता है, आपके ब्लड सैंपल को लिया जाता है और फिर जो ब्लड आप लेते हैं फिर उन्हें क्या किया जाता है, यहाँ पे कोगुलेट करके यहाँ पे जो ब्लड का जो हिस्सा होता है उसमें से सीरम को अलग कर दिया जाता है, आपके ब्लड से सीरम को अलग करके, और फिर इस सीरम में क्या किया जाता है कि जो भी बैक्टीरिया है, यानी कि जैसे कि साल्मोनेला टाइफी है, तो उनके एंटीजेंस को लिया जाएगा, इसके साथ मिक्स किया जाता है, और जब मिक्स हो जाते हैं ये, तब इसमें देखा जाता है कि आपकी एंटीबॉडीज़ जो है वो कितनी एक्टिव है। अगर इसमें एंटीबॉडीज़ अगर देखने को मिलती है, दैट मीन्स कि आप टाइफॉइड पॉजिटिव हैं, आपका जो रिपोर्ट होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो मैं रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे दिखा दूँगी स्क्रीन पे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। तो विडाल टेस्ट में यही होता है कि आपके ब्लड को यहाँ पे कोगुलेट करके उसमें जो बैक्टीरिया के एंटीजन होते हैं वो मिक्स किए जाते हैं और फिर फाइनली आपको रिज़ल्ट मिलता है। तो ये टेस्ट काफ़ी मतलब तुरंत ही हो जाता है, सेम डे आप इसका रिपोर्ट जो है वो ले सकते हैं। 1-2 घंटे
के आसपास में ये टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये इजी होता है ऑर्बिडाल टेस्ट से काफ़ी फास्ट आपको इसमें जल्दी से रिपोर्ट आपको मिल जाते हैं और पता चल जाता है। तो और भी टेस्ट किए जाते हैं, आपके स्टूल टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट भी किए जाते हैं। तो ये सब भी टेस्ट आपके होते हैं। मोस्ट कॉमन आपको क्या याद रखना है, विडाल टेस्ट इसमें आपको याद रखना होता है। देन डायग्नोसिस के बाद अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट इसमें क्या क्या किया जा सकता है। ट्रीटमेंट जो होता है मोस्टली जो भी जितनी बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं उनमें क्या किया जाता है, आपकी एंटीबायोटिक्स दी जाती है। तो एंटीबायोटिक्स में देखते हैं मेडिकेशंस क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो जो एंटीबायोटिक्स होती है मेनली इसमें बहुत सारे जो है एंटीबायोटिक्स जो है वो दिए जाते हैं, या तो इंजेक्शन के फॉर्म में इसमें दिया जाता है एंड टैबलेट्स के फॉर्म में भी दिया जाता है। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है क्लोरोएम्फेनिकॉल। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, सपोर्टिव केयर। इसके अलावा क्या क्या किया जा सकता है, तो आईवी फ्लूइड्स एंड ओरल रिहाइड्रेशन। तो आईवी फ्लूइड्स जो है अगर देखते हैं जब पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, स्पेशली जब टाइफाइड के फीवर होते हैं, तो इनमें हाइड्रेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आईवी फ्लूइड्स आपको चढ़ाए जाते हैं, या फिर आपको ओरली क्या किया जाएगा, रिहाइड्रेशन, बहुत सारे जैसे कि ग्लूकोज वगैरह दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें की जाती है इसके ट्रीटमेंट में। तो इसके ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स बहुत सारे आपको लेने होते हैं, जिसकी वजह से ही इसका जो कंट्रोल होता है वो किया जा सकता है आपके बैक्टीरियल जो भी डिजीज़ है आपके टाइफाइड के उसमें। डाइट आप कैसा लेंगे, तो डाइट में आपको क्या ज़रूरी है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी ऑफ वाटर आपको लेना होता है। आप इसमें ज़्यादा ध्यान दें कि आप ल्यूक वार्म वाटर लें, यानी कि गुनगुना पानी इसमें पिए, ताकि इसमें ज़्यादा आपको अच्छा असर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ईट लो फाइबर फूड्स। तो आपको लो फाइबर फूड्स लेने होते हैं, यानी कि जिन फूड्स में, जिन खानों में अगर फाइबर्स का जो अमाउंट है वो अगर कम है तो वो इजीली क्या होंगे, डाइजेस्ट होंगे। इसीलिए जो लो फाइबर फूड है वो प्रेफर किया जाता है किसी पेशेंट के लिए। एंड क्योंकि डाइजेशन क्या होता है उस टाइम क्या होता है, आपका पुअर रहता है, इस वजह से आपको हेवी मील से बचना चाहिए। और ख़ासकर आपको ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि जब भी आपको टाइफाइड फीवर होता है तो आप गर्म खाना ज़रूर खाएं। पानी भी अगर ले रहे हैं तो वो भी गर्म पिए। और स्पाइसी फूड को बहुत ज़्यादा इसमें अवॉइड करने की ज़रूरत होती है। स्पाइसी फूड लेने से आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि डाइजेशन पुअर होता है और आपके ट्रीटमेंट में ये काफ़ी क्या कर सकता है, मीन्स कि ये लेट कर सकता है। तो इसीलिए इससे बचना चाहिए। सिंपल खाना खाएं, गरम खाएं और प्लेंटी ऑफ वाटर ले, सूप आप ले सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें हैं बहुत सारी जो आपको ध्यान देनी होती है। केवल आपको ये एंटीबायोटिक्स लेने से कुछ नहीं होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें ध्यान देनी होती है। आपकी मेन चीज़ क्या है, आपकी डाइट होती है। अगर डाइट अगर सही है तो फिर जो दवा है जो आप ले रहे हैं, जो मेडिकेशंस आप ले रहे हैं, उसका जो इफ़ेक्ट है वो जल्दी काम करेगा, आप जल्दी से क्या होंगे, क्योर होंगे। तो ये हो गया। फिर ईट वेजिटेबल्स लाइक बीट, कैरेट, बीन्स, बॉइल्ड पोटैटोज़ एंड फ्रूट्स। तो आपको वेजिटेबल्स लेने हैं, बीट रूट इसमें कहा जाता है लेने के लिए, कैरेट वगैरह आपको खाना चाहिए जब भी आपको ये प्रॉब्लम होती है। बीन्स ले सकते हैं, बॉइल्ड पोटैटोज़ एंड फ्रूट्स वगैरह आपको लेने चाहिए। देन प्रिवेंशन देखते हैं। सो प्रिवेंशन में क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे। प्रिवेंशन में हम खुद से ही स्टेप लेते हैं कि किस तरह से हम रहे, जो हमारी लाइफस्टाइल है वो किस तरह से हो, ताकि हम इन सब चीज़ों से दूर रहें। तो पहली चीज़ क्या है, वॉश योर हैंड प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर मील। तो ये सभी जानते हैं और ये हमारी हैबिट में होना भी चाहिए कि कुछ भी अगर आप खा रहे हैं या कुछ भी फूड आइटम्स है, उन्हें खाने से पहले आपको हैंड वॉश ज़रूर करना चाहिए बिफ़ोर एंड आफ्टर। तो ये बहुत ही हेल्दी हैबिट्स में आते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए। इनफैक्ट आपके जो घर के छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ही ये सब चीज़ें ज़रूर सिखाई जानी चाहिए, ताकि बाद में भी ये जो हैबिट्स है ये बनी रहे और आपको जो डिज़ीज़ है उससे आप बचे रह सकें। तो नेक्स्ट क्या है इसमें, वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स थॉरोली। थॉरोली मीन्स जैसे कि आप नल खोलते हैं और बहते पानी में अगर धोते हैं, मीन्स आप रनी वाटर से धो रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जो भी चीज़ें उस पर लगी होंगी, फ्रूट या वेजिटेबल्स जो भी आपको खाना है, वो क्लियर हो जाती है। तो इस तरह से धोने से क्या होता है कि वो चीज़ें बह जाती हैं। अगर आप किसी बर्तन में लेके धोते हैं तो वो फिर उसी में रह जाता है और फिर आप फिर से वही खाते हैं, तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं होता है, आप धोए या नहीं धोए। तो थॉरोली आपको धोना चाहिए। कोई भी सब्जियां या फल आप खाते हैं तो उन्हें थॉरोली ही धोए, तो ज़्यादा इससे आपको हेल्दी रहने में हेल्प मिलेगी और जल्दी आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। देन थर्ड क्या है, अवॉइड फूड एंड ड्रिंक्स फ्रॉम
स्ट्रीट वेंडर्स, तो फूड और ड्रिंक्स जो होते हैं स्ट्रीट वेंडर्स का मतलब जो ठेले पे चीज़ें मिलती है वो सब चीज़ें आप नहीं खाएं, स्पेशली पानी पूरी ये सब खाने से आप बचें, क्योंकि ख़ास करके जो बरसात का मौसम होता है उस वक्त हर चीज़ जो होती है काफ़ी ज़्यादा उसमें बैक्टीरिया होते हैं, और जिससे कि बचना चाहिए आपको बाहर की चीज़ें खाने से। और पानी भी आपको जहाँ तहाँ का, ये नहीं कि कहीं का भी पानी आपने पी लिया तो उससे भी आपको ये चीज़ें हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्या है, ईट वेल कुक्ड फूड, तो अच्छी सी पकी हुई जो चीज़ें हैं, खाने की जो चीज़ें हैं वो आपको लेनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन, तो आपको पता है हाइजीन जो होती है ये बहुत ही कॉमन चीज़ है और ये चीज़ें सभी जानते हैं, बट फिर भी लोग करते नहीं हैं, इसे अपनाते नहीं हैं, जिसकी वजह से आपको झेलना पड़ता है। तो गुड हाइजीन यानी आप हमेशा प्रॉपरली आप हैंड वॉश करते हैं, या पब्लिक टॉयलेट जब आप यूज़ करते हैं तो अपने हाथों को ज़रूर अच्छे से वॉश करें। सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट्स में बहुत तरह के लोग आते हैं और जाते हैं, तो ये चीज़ें होती है, आपको इन्फेक्शंस होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा होती है, तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट टाइफॉइड फीवर, तो वैक्सीन्स जो होती है वो अवेलेबल हैं, आप लगवा सकते हैं। जिन लोगों को नहीं लगा है उन्हें लगवाना चाहिए, जिसकी वजह से आपको कुछ हद तक इसके जो चांसेस होते हैं, आप 100% नहीं कह सकते हैं कि एक बार आपने वैक्सीन्स लगवा ली और आप फ्री हो गए, आप जो मन वो करें, वैसा नहीं है, क्योंकि वैक्सीन्स कभी कभी जो है वो काम नहीं करती हैं, तो इस वजह से भी आपको ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए। 100% इफ़ेक्टिव नहीं होती है कोई भी चीज़ें, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, इसके वजह से आपको इन्फेक्शंस नहीं हो। तो आज हमने यहाँ पे टाइफाइड की बात की है और इसके बारे में आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।